Assalamualaikum. Welcome in marathon classes, Unit 9, Research Aptitude. जैसा कि इससे पहले हमने नोट्स पर डिस्कशन किया और सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, एक्सप्लेन किए। अब हम कुछ क्वेश्चंस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। आई होप कि आप सभी की स्टडी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किस तरह आते हैं हम उस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें जो है पार्टिसिपेटरी रिसर्च, इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपको ये देखना है कि जो आपका क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसमें जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें निगेटिव ढूंढना है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज़ पार्टिसिपेटरी रिसर्च, यानी भागीदारी जो संदर्भ है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत आएगा। तो उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ इट रिकग्नाइजेज नॉलेज एज पावर। जो पार्टिसिपेटरी जो रिसर्च होता है ये मानता है, क्या मानता है, नॉलेज एज पावर, यानी ज्ञान को ही ये पावर मानता है। इसमें नॉलेज के बारे में दिया हुआ है। देन आफ्टर सेकंड ऑप्शन, इट एम्फसाइजेस पीपल एज एक्सपर्ट्स। पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है ये एम्फेसिस करता है, ये जोर देता है, ये मानता है पीपल एज एक्सपर्ट, यानी जो लोग होते हैं उनको विशेषज्ञ मानता है, उनको एक्सपर्ट मानता है। देन आफ्टर थर्ड जो ऑप्शन है, इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है ये कलेक्टिव प्रोसेस है, यानी सामूहिक प्रक्रिया है। जो हमारी इंक्वायरी होती है, जो जांच होती है, उसकी सामूहिक प्रक्रिया है। और जो लास्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इट्स सोल पर्पस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यानी पार्टिसिपेटरी रिसर्च का जो पूरा जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यानी जो ज्ञान होता है उसका उत्पादन करना, यही पर्पस होता है, यही उद्देश्य होता है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ कि आंसर उसमें चूज़ कैसे करना है। ऑब्वियसली हमने रिसर्च के ऊपर स्टडी किया है, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो टॉपिक है, जो वर्ड है, उसको ध्यान देना है कि वो क्या है। यहाँ पर जो वर्ड है, जो टॉपिक है, वो है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट से बना हुआ है, ऐसा रिसर्च जिसमें पार्टिसिपेट किया जाता है या जो पार्टिसिपेट करके रिसर्च किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी है, इट्स सोल पर्पस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यानी पार्टिसिपेटरी रिसर्च। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पार्टिसिपेट करना, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो है इसका पूरा जो उद्देश्य होता है वो ज्ञान का उत्पादन करना। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च का पूरा मकसद ज्ञान का उत्पादन करना नहीं होता, बल्कि आगे देखिए उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या होता है। भागीदारी अनुसंधान, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इंटीग्रेट्स स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन विथ एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एक्शन। पार्टिसिपेटरी जो रिसर्च होता है, जो भागीदारी अनुसंधान होता है, ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, यानी ये जोड़ता है, किससे जोड़ता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक जो जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन यानी जो जांच होती है, यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को ये जोड़ता है किसके साथ, एजुकेशन, शिक्षा, और पॉलिटिकल एक्शन, यानी हमारी जो राजनीतिक क्रियावली होती है और एजुकेशन जो होता है, जो शिक्षा होती है, इन दोनों को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी वैज्ञानिक जांच से जोड़ता है। रिसर्चर्स वर्क विथ मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेटरी है, यानी इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, भागीदारी होती है, इसीलिए इसमें जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो काम करते हैं किसके साथ, मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, यानी हमारे समाज के जो लोग होते हैं, जो समुदाय होते हैं, उनके साथ मिल के वो रिसर्चर काम करता है। जैसे अगर मुझे रिसर्च करना है किसी टॉपिक पर, ठीक है, कोरोना के ऊपर मुझे रिसर्च करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं जो समाज के लोग हैं उनका पार्टिसिपेट करने के बाद उनके साथ मिल के काम करूँगी, ताकि
टू अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, यानी मैं उस समस्या को समझ सकूं कि भाई हमारे समाज में समस्या क्या है। अंडरस्टैंड प्लस रिजॉल्व कम्युनिटी प्रॉब्लम, हमारे समाज में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसको समझ सकूं और उसको हल कर सकूं। ठीक है। देन आफ्टर टू एम्पावर कम्युनिटी मेंबर्स, जो हमारे जो लोग होते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको पावर देने के लिए। एंड टू डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटाइज ये बना है डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी आपको पता होगा, इसका जो मतलब होता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को बड़ा अच्छा डिफाइन किया है कि डेमोक्रेसी जो होता है, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी ऐसी हुकूमत जो लोगों से हो, लोगों के ज़रिए हो और लोगों के लिए हो, यानी ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसी हुकूमत में जिसमें लोगों को ज़्यादा पावर होता है। इसीलिए आप डेमोक्रेटाइज करना, यानी जो हमारा रिसर्च होता है उसमें लोगों की भागीदारी करना, उसको डेमोक्रेट करना, उसको जमहूरी सिस्टम बनाना, ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट करके और वो रिसर्च में हेल्प कर सकें। ठीक है। द मेथड्स ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च इंक्लूड ग्रुप डिस्कशन। अभी हमने ये देखा कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या होता है, कि भाई उसमें क्या होता है कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, जो वैज्ञानिक जो जांच होती है, उसको शिक्षा और राजनीतिक क्रियावली से जोड़ा जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें काम कैसे किया जाता है, जो शोधकर्ता होता है वो समाज के लोगों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि वो लोगों की समस्या को समझ सके और उसको सॉल्व कर सके, उसको हल कर सके। ठीक है। अब जो पार्टिसिपेटरी जो रिसर्च होता है, उसका जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। ऑब्वियसली पार्टिसिपेटरी लोग शामिल होते हैं, तो लोगों के साथ हम कैसे रिसर्च करेंगे कि हम सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन करेंगे, यानी समूह चर्चा करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर। ग्रुप डिस्कशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी आपका जो ज़ाती अनुभव है, यानी कोरोना के टाइम आपका अनुभव क्या था, उसको लेकर हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं इसमें। अब लोगों से ही हमें जानकारी चाहिए, तो हम उनके साथ चर्चा कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं उनका, या फिर सर्वे कर सकते हैं लोगों के बीच में, यानी सर्वेक्षण कर सकते हैं। और एनालिसिस ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमें पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो दस्तावेज़ मिलते हैं, तो उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो इससे हमें रिसर्च के बारे में, जो हमारी समस्या उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है। तो ये होता है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। टॉपिक्स दैट हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड विद दिस अप्रोच, जो टॉपिक हमने इन्वेस्टिगेट किया, जिसको हमने खोजा, जिसकी जांच की इस अप्रोच को लेकर, दैट इंक्लूड कम्युनिटी इश्यूज। अब उसमें जो होता है स्पेशली जो हमारे लोग होते हैं, जो हमारे समाज के लोग होते हैं, उनके ही बारे में जो समस्या होती है उस पर ही जांच की जाती है। सच एज पॉल्यूटेड वाटर सप्लाईज, जैसे हो सकता है कि हमारे समाज के लोगों को, जो हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो ये गंदा पानी क्या है, ये एक हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारे समाज की एक समस्या है। तो उसको, उस समस्या को लेकर हम रिसर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देन आफ्टर द स्कूल करिकुलम, स्कूल का जो सिलेबस है, हो सकता है उसको लेकर कोई समस्या हो तो उस पर भी रिसर्च की जा सकती है। देन एम्प्लॉयमेंट इश्यूज सच एज वर्किंग कंडीशंस एंड यूनियनाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट इश्यूज यानी रोज़गार को लेकर कोई मुद्दा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको लेकर हम रिसर्च कर सकते हैं और लोगों की भागीदारी के साथ हम कर सकते हैं। एज वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन यानी अगर कहीं पर कोई कंपनी है या फिर कोई साइजिंग वगैरह या कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें काम करने के लिए क्या शर्तें हैं, वर्किंग कंडीशन। ठीक है। तो उसमें ज़्यादा टाइम लेते हैं वो लोग, या फिर साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, या फिर यूनियनाइजेशन, यूनियनाइजेशन यानी संगठना बनाना, यानी ग्रुप बनाना। एंड थेरेटिकल इश्यूज अबाउट कंसेंट एंड रेजिस्टेंस टू डोमिनेशन। थेरेटिकल इश्यूज यानी सारांश जो मुद्दे हैं, यानी अलग अलग लोगों की जो थेरी है, आपने बहुत सारी थेरीज के बारे में पढ़ा होगा, आपको कार्ल मार्क्स भी पता होगा। कार्ल मार्क्स जो जर्मन का बहुत बड़ा बेस्ट इकोनॉमिस्ट था वो। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना था, उसकी जो थेरी थी कि भाई जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक हैव और एक हैव नॉट। यानी अजान के बाद हम डिस्कस करते हैं।
नाउ कम बैक। सैयदा तस्कीन, हाँ, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। यूर राइट, यानी जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च होता है इसका मतलब जो होता है समस्या का समाधान ढूंढना रिसर्च करके, लेकिन लोगों की भागीदारी के साथ, यानी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, उसे पार्टिसिपेटरी रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स की, कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो, उसका ऐसा कहना था कि भाई जो हमारा समाज है उसमें दो तरह के लोग रहते हैं, एक हैव और एक हैव नॉट। यानी एक जिनके पास सब कुछ होता है, जिनके पास दौलत होती है, यानी जो अमीर होते हैं, और एक ऐसा मज़दूर का जो तबका होता है, ठीक है, जो मज़दूरों का सेक्शन होता है जिनके पास नहीं होता। तो ये दो लोगों के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसे क्लास स्ट्रगल की थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो थ्योरीज़ हैं, तो क्या वो आज हमारे समाज पर वो अप्लाई होती है, नहीं होती है? तो यही थ्योरेटिकल इश्यूज़ अबाउट कंसेंट एंड रेजिस्टेंस टू डोमिनेशन। कंसेंट यानी आप उसको मानते हो या नहीं मानते हो, या फिर रेजिस्टेंस यानी आप उसको नहीं मानते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये पार्टिसिपेटरी रिसर्च में इसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, दैट्स वाई द ऑप्शन एंड आंसर इट वॉज डी। मतलब उसका जो आंसर था वो डी था, कि इसमें सिर्फ नॉलेज को, सिर्फ ज्ञान को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ऐसा नहीं है। लोगों की भागीदारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, पोजीशन पेपर्स आर, यानी स्थिति जो पत्र होता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, पोजीशन पेपर। फिर से आपको वही बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो टॉपिक है पोजीशन, यानी किसी चीज़ की पोजीशन बताना। ठीक है, इसका जो लफ्ज़ी मीनिंग जो होता है जनरल। अब उसमें जो है पोजीशन पेपर्स क्या होते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ कंपाइलिंग ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स। कंपाइलिंग यानी जमा करना, शैक्षिक लेखों का संकलन, यानी जो लेख होते हैं, जो एकेडमिक्स यानी जो एजुकेशनल जो आर्टिकल्स होते हैं उनको जमा करना, ये पोजीशन पेपर्स होते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन प्रोवाइडिंग रिव्यू आर्टिकल्स, यानी रिव्यू आर्टिकल्स जो होता है समीक्षा जो लेख होता है, ठीक है, किसी भी बुक या फिर किसी फिल्म के ऊपर जो रिव्यू किया जाता है, तो ऐसे आर्टिकल्स को देना, क्या वो पोजीशन पेपर होते हैं? या फिर ऑफरिंग अ सिनॉप्सिस, यानी जो सिनॉप्सिस होता है, यानी समरी होती है, संक्षेप होता है, उसको लिखना। एक्सटेंडेड रिसर्च, एक लंबी जो अनुसंधान होती है उसका संक्षेप प्रदान करना, क्या ये पोजीशन पेपर होता है? या फिर लास्ट ऑप्शन हाईलाइटिंग द इश्यूज, ऐसे मुद्दों को उजागर करना एंड डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस, और वर्णन करना किसका? स्टेटस। अब यहाँ पे आपको एक आइडिया देती हूँ, अगर आपको ये नहीं पता, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन से आंसर रिलेट कैसे करोगे? यहाँ पर ये देखना है कि जो क्वेश्चन है उसमें पोजीशन पेपर पूछा है, ठीक है, पोजीशन। अब क्या ऑप्शन में कहीं पर पोजीशन से रिलेटेड कोई वर्ड है क्या? कंपाइलिंग एकेडमिक आर्टिकल, इसमें तो नहीं है। प्रोवाइडिंग रिव्यू आर्टिकल, ये भी नहीं है। ऑफरिंग सिनॉप्सिस ऑफ एक्सटेंडेड रिसर्च, इसमें भी नहीं है। अब ये लास्ट वाला हाईलाइटिंग द इश्यूज एंड डिपिक्शन ऑफ स्टेटस, तो क्या स्टेटस और पोजीशन में सिमिलैरिटी है? कुछ मिलता जुलता है। ऑब्वियसली पोजीशन का मतलब ही स्टेटस होता है, राइट? अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता है तो भी आप ट्रिक लगाकर आप अपने आंसर लिख सकते हो। ठीक है, यानी इसमें जो है आंसर वो है डी, कि हाईलाइट करना, उजागर करना, इश्यूज एंड डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस, किसी भी मुद्दे का जो स्टेटस है, जो पोजीशन है, वो बताना, उसे पोजीशन पेपर कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि पोजीशन पेपर्स क्या होते हैं। ठीक है, अ पोजीशन पेपर प्रेजेंट्स एन ओपिनियन, highlights issues or depicts the status regarding an issue in a written form। एक पोजीशन पेपर जो होता है, जो स्थिति पत्र होता है, ये क्या देता है? इट प्रेजेंट्स एन ओपिनियन, ये राय बताता है, हाईलाइट करता है, उजागर करता है जो इश्यूज होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, और डिपिक्ट द स्टेटस, यानी ये किसी भी इशू के बारे में, किसी भी मुद्दे के बारे में स्टेटस बताता है, उसकी स्थिति क्या है, उसका लेवल क्या है, वो आपको बताता है। इसीलिए उसे पोजीशन पेपर कहा जाता है, क्योंकि वो पोजीशन बताता है रिगार्डिंग एन इशू इन अ रिटन फॉर्म। अब ये पेपर, पोजीशन यानी आपको स्थिति बताएगा, पोजीशन बताएगा किसी भी इशू की। और पेपर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होता है, लिखे हुए शेप में होता है।
इसीलिए इसे पोजीशन पेपर कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ अ ब्रीफ रिपोर्ट अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस पोजीशन। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ ब्रीफ रिपोर्ट, ये एक संक्षेप यानी शॉर्ट एक रिपोर्ट होती है। जो पोजीशन पेपर्स होते हैं एक शॉर्ट रिपोर्ट होती है अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस पोजीशन, एक जो संगठना होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी पोजीशन के बारे में एक शॉर्ट रिपोर्ट होती है। और पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक इशू, या फिर या तो किसी संगठना के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में वो रिपोर्ट होगी, या फिर पॉइंट ऑफ व्यू यानी राय क्या होती है। ठीक है, अबाउट अ स्पेसिफिक इशू, किसी खास मुद्दे के बारे में जो लोगों की राय है या फिर जो उसका स्टेटस होता है उसकी रिपोर्ट होगी। इट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से जांच किया जाता है ऑफ अ पोजीशन यूजिंग फैक्ट्स, यानी बहुत सारे तथ्य को यूज़ करके जो हकीकत होती है, जो प्रूफ होते हैं, जो सबूत होते हैं, जो फैक्ट्स होती हैं, वो सब चीज़ का यूज़ करके इसको बहुत ध्यान से इसकी जांच की जाती है। एंड इंडक्टिव रीजनिंग, और इंडक्टिव रीजनिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको याद होगा कि हमने रिसर्च में पढ़ा था इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव, इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव। ठीक है, तो इंडक्टिव जो होता है इसमें मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, यानी जो हमारा टॉपिक है, जो समस्या है, उसमें क्या करना, कंक्लूजन निकालना, लेकिन बाय डूइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, किसी खास से लेकर आम की तरफ जाना, यानी यूज़ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, एक खास उदाहरण को इस्तेमाल करके एक जनरल रूल बनाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी टेंसेस की। ठीक है, स्पेसिफिक एग्जांपल, अगर मैं आपको टेंसेस समझाऊं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगी, एक खास एग्जांपल। शी कुक्स, वो खाना पकाती है। ही रन्स, वो दौड़ता है। ये क्या है, मैंने आपको एक खास एग्जांपल दी। उसके बाद मैं जनरल रूल पर आऊँगी कि भाई उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। तो इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है इसका यूज़ करके, यानी खास एग्जाम्पल को यूज़ करके एक जनरल रूल बनाना, उसे इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। तो इसमें या तो हम सबूतों का इस्तेमाल करेंगे, हकीकत का इस्तेमाल करेंगे, या फिर इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करके जितने भी चीज़ें होंगी उसकी जांच की जाएगी। द गोल ऑफ अ पोजीशन पेपर, अब पहले हमने ये देखा कि पोजीशन पेपर क्या होता है, कि भाई किसी भी जो संगठना होती है उसकी पोजीशन के बारे में एक शॉर्ट रिपोर्ट होती है, या फिर किसी भी मुद्दे के बारे में उसका स्टेटस क्या है, उसका लेवल क्या है, वो बताएगा। अब जो इसका जो उद्देश्य होता है, जो मकसद होता है, इज़ टू कन्विंस द ऑडियंस दैट योर ओपिनियन इज़ वैलिड। अब पोजीशन पेपर का जो मकसद होता है कि भाई टू कन्विंस द ऑडियंस, जो आपके दर्शक हैं उनको, जो श्रोता हैं आपके, उनको कन्विंस करना, प्रेरित करना कि भाई आपकी जो ओपिनियन है, जो आपकी राय है वो सही है। ठीक है, तो वो पोजीशन पेपर्स होते हैं। देन आफ्टर हाँ, नेक्स्ट उसी में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट यू आर एड्रेसिंग ऑल साइड्स ऑफ इशू। अब पोजीशन पेपर्स जो होते हैं उसमें ये होता है कि भाई जो मुद्दा होता है उसमें हम तमाम जो उसके जो साइड होते हैं, ठीक है, तो वो तमाम साइड्स को हम कवर करें। ठीक है, एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ मैनर दैट इट इज़ ईजी फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कोई समस्या है उसको पोजीशन पेपर पर रिपोर्ट बना के देती हूँ, तो उसमें हर साइड को, हर एंगल से मुझे उसको जांच करना है, और वो जांच करने के बाद मैं इतनी इजीली उसमें लिखूं कि भाई मेरी जो ऑडियंस है, जो आप है, उसको समझ सकूं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद एविडेंस। हाँ, ठीक है, अगर मैं आपको बताती हूँ कि भाई जो कोरोना है वो इस वायरस से होता है, तो मेरे पास मेरे स्टेटमेंट को, मेरा जो बयान है उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस, यानी मेरे पास सबूत होना चाहिए कि भाई ये सबूत है कि भाई इस वायरस से कोरोना होता है। ठीक है, टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ योर क्लेम्स, जो आप दावा कर रहे हो तो उसको साबित करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। तो ये पोजीशन पेपर्स में होता है। as well as to address the counter claims to show that you are well informed about both the sides। अभी मैंने आपको बताया कि जो पोजीशन पेपर्स में जो होता है, जो एग्जामिनेशन किया जाता है, जो जांच की जाती है, तो उसमें सारे साइड्स को कवर किए जाते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपको सबूत भी देना है कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, या फिर अगर आपको कोई काउंटर क्लेम करता है, आपको उल्टा कुछ बोलता है, तो उसके लिए भी आपको
बेहतरीन तरीके से ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो आपका दावा है आप उसको सही साबित कर सको। एंड आउटलाइन ऑफ अ पोजीशन पेपर में इंक्लूड एन इंट्रोडक्शन, उसमें जो पोजीशन पेपर होता है उसमें सबसे पहले किसी भी जो मुद्दा है उसका इंट्रोडक्शन होता है। देन आफ्टर काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट यानी विपक्षी जो तर्क होता है उसको भी आपको शामिल करना है, योर आर्ग्यूमेंट्स एंड द कंक्लूजन। तो ये सारे चीज़ें होती हैं किसमें, पोजीशन पेपर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस इज नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ एनालाइजिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। फिर से आपको बोल रही, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि इसमें पूछा क्या है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइनलाइजिंग रिसर्च रिपोर्ट, यानी जब आप रिसर्च रिपोर्ट को फाइनल करते हो, आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है, तो उस टाइम, अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपका बयान है, जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, आपको ये देखना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन, इसमें से कौन सी जो सावधानियां हैं, इट इज़ नॉट नीडेड, उसकी ज़रूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजिंग रिसर्च रिपोर्ट, यानी जब आप आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है, जो शोध की रिपोर्ट है, जब फाइनल करते हो तो उस वक्त इसमें से क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो है, ऑल फाइंडिंग्स आर रिलेटेड टू रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च करने से पहले आपके पास कोई क्वेश्चन होता है, कोई समस्या होती है, तो वो समस्या और क्वेश्चंस को लेकर आप जब रिसर्च करते हो तो सारी आपको फाइंडिंग्स मिलती है। फाइंडिंग्स यानी जो आप खोज करते हो कि भाई कोरोना क्यों हुआ, पहले आप एक क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, या फिर जो समस्या होती है उसी को लेकर आप खोज करते हो। तो क्या वो खोज ज़रूरी है? नहीं है आपके रिसर्च में, ऑब्वियसली इट इज़ ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप उसको जो नई चीज़ें हैं वो लोगों के सामने ला रहे हो, ठीक है। देन आफ्टर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा आर इंश्योर्ड। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी यानी मान्यता और सत्यापन, मान्यता और जो उसका जो भरोसा है, रिलायबिलिटी यानी सही होना चाहिए ऑफ डेटा। तो आप जब रिसर्च फाइनल करते हो तो क्या उसमें आपका डेटा सही होना चाहिए, ठीक है, उसकी मान्यता होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये भी ज़रूरी है कि भाई आपका जो डेटा है वो सही होना चाहिए, वरना आपका रिसर्च गलत हो जाएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, दैट इज़ जनरलाइजेशंस ऑफ द स्टडी आर इन अग्रीमेंट विथ एग्जिस्टिंग थेरीज, ठीक है। जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण ऑफ द स्टडी, जो आपके अध्ययन है, जो स्टडी है आपकी, उसका सामान्यकरण हम जनरलाइज करते हैं। मैंने आपको रिसर्च में कई बार बताया था जनरलाइजेशन, कि जो हमारे जो टॉपिक होता है उसको हम जनरलाइज करते हैं, वो मान कर चलते हैं हम, ठीक है। इन अग्रीमेंट विथ एग्जिस्टिंग, जो भी थेरी है उससे रिलेटेड हम हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है उसको जनरलाइज करते हैं, ये भी होता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, दैट इज एनालिसिस अडप्टेड इन सुटेबल टू डेटा यूज्ड। एनालिसिस अडप्टेड, जो हम विश्लेषण करते हैं, अडप्टेड इन सूटेबल टू डेटा, यानी डेटा में जो सूटेबल होगा उसको हम विश्लेषण करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं होता, जो सूटेबल होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो डी आएगा। अब डी आंसर कैसे आएगा इसमें आगे देखते हैं हम। जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हमने डिस्कस किए वो तो रिसर्च रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, अ रिसर्च रिपोर्ट फॉर्म्स अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द रिसर्च फाइंडिंग्स गिवन बाय द रिसर्चर ऑन द वन हैंड एंड द रीडर्स ऑफ द रिपोर्ट ऑन द अदर हैंड। देखिए, एक जो रिसर्च रिपोर्ट होता है, आपका जो क्वेश्चन था वो रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्च कर रही हूँ कोरोना के ऊपर या कोई भी ऐसा टॉपिक, ठीक है। अभी जैसे चाइना में निमोनिया वो फैला, इंडिया में भी कई केसेस निकले, ये आज की रिपोर्ट है। अगर उसके ऊपर मैं रिसर्च करती हूँ, ठीक है, तो जो मेरा रिसर्च होगा ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, यानी एक साधन होगा, मेरे संचार का साधन होगा। कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और बहुत सारी हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे कम्युनिकेट कैसे करती हूँ, मैं आपके सामने नहीं हूँ लेकिन मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ। कैसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ? मेरे रिसर्च के ज़रिए मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है। तो रिसर्च रिपोर्ट जो होता है इट फॉर्म्स अ चैनल, यानी वो एक साधन होता है कम्युनिकेशन का बिटवीन द रिसर्च फाइंडिंग, यानी जो रिसर्च फाइंडिंग, अब रिसर्च फाइंडिंग खोज कौन करता है? रिसर्चर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं रिसर्चर हूँ, मैं शोध करता हूँ, ठीक है।
तो मेरा जो रिसर्च है वो साधन होगा, चैनल होगा मेरे और आपके बीच में। जब मैं मेरी रिसर्च पूरी कंप्लीट करूँगी, लिखूँगी, आप उसको पढ़ोगे, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ कि भाई जो भी बीमारी है उसका ये सॉल्यूशन है और ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो रिसर्च जो होता है वो साधन होता है, रिसर्चर और जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला था, दोनों के बीच में एक साधन होता है, चैनल होता है। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब इफेक्टिव यानी प्रभावी जो संचार होता है ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स टू द रीडर्स इज़ द बेसिक टास्क ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। अब मुझे रिसर्च रिपोर्ट ऐसे लिखना है कि मैं आपसे प्रभावी संचार कर सकूं, आपसे बेहतरीन कम्युनिकेशन कर सकूं, ताकि जो मेरा जो रिसर्च आपको पसंद आए, आप उससे एग्री हो जाऊं, ठीक है। हिंस द रिसर्चर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग प्रिकॉशंस वाइल प्रिपेयरिंग द रिसर्च रिपोर्ट। इसीलिए मेरा रिसर्च आपको पसंद आए, वो कामयाब हो, इसीलिए जो रिसर्च करने वाला है ये सारे प्रिकॉशंस, ये सावधानियाँ उसको याद रखना है। वो उसमें क्या होता है सावधानियों में, सबसे पहला जो है the length of the report should be kept keeping in view that the fact it should cover the subject in length but it should be short enough to maintain the interest of the reader. The length of the report, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे रिसर्च में अगर मैं रिपोर्ट शामिल करती हूँ, रिपोर्ट लिखती हूँ, तो जो रिपोर्ट है उसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कैसी होना चाहिए, इट शुड बी केप्ट कीपिंग इन व्यू, ये ध्यान रखते हुए मुझे रिपोर्ट लिखना है कि इट शुड कवर द सब्जेक्ट, जो मेरा टॉपिक है उसी को कवर कर, जो मेरा विषय है उसी के बारे में रिपोर्ट होना चाहिए। इन लेंथ बट इट शुड बी शॉर्ट इनफ, आपको इतनी ही रिपोर्ट लिखना है कि आपके जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी जो दिलचस्पी है, जो इंटरेस्ट है, वो बना रहे। द रिपोर्ट शुड नॉट बी डल, आपकी जो रिपोर्ट है वो डल नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सच एज सस्टेन वंस इंटरेस्ट, यानी आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो ऐसी, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से कि भाई ये इसके बारे में ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो आपको ऐसे मेंटेन रखना है कि जो आपके पढ़ने वाले हैं उनका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। द रिपोर्ट शुड पजेस द फीचर्स ऑफ सिंप्लिसिटी, आपकी जो रिपोर्ट है वो सादी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसे वर्ड्स मैं यूज़ करूँगी जो आपको समझा ही नहीं तो मेरी रिपोर्ट आपको समझेगी ही नहीं। तो जो रिपोर्ट है वो सिंपल होनी चाहिए। एंड अवॉइडिंग वेगनेस, वेगनेस यानी नॉट क्लियर, यानी मुझे ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करना है जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है। जैसे मैं बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज़ करती हूँ लेकिन आपको नहीं समझेगा तो मेरा पूरा रिसर्च बेकार है आपके लिए, ठीक है। इट शुड बी वैलिड एंड रिलायबल, वो सही होना चाहिए और भरोसे के काबिल होना चाहिए। उसमें कुछ भी, हमने रिसर्च में बहुत बार डिस्कशन किया है कि आप रिसर्च में जो डेटा है और जो चीज़ें शामिल करते हो तो वो फेक यानी गलत नहीं होना चाहिए। द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट शुड बी वेल थॉट, यानी जो आपके जो कंटेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो अच्छे से सोच कर आपको उसमें शामिल करना है, ठीक है। देन आफ्टर contents of the report should be well thought out keeping in view that the objective of research problem, यानी आपकी जो रिसर्च की जो समस्या है, जो आपका प्रॉब्लम है, उसका जो उद्देश्य है वो मेंटेन रहे, वो कायम रहे। Thus all the findings should be related to research questions, यानी आपकी जितनी भी खोज है, जो भी फाइंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन है, वो सारा आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उससे ही संबंधित होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर लॉजिकल एनालिसिस शुड बी द वेरी बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, यानी जो तार्किक विश्लेषण होता है, लॉजिकल एनालिसिस, इससे पहले हमने रिसर्च में इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि लॉजिकल कैसे होता है, ठीक है। तो जो लॉजिकल एनालिसिस होता है, तार्किक विश्लेषण होता है, इट शुड बी द वेरी बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, यानी ये बेस होना चाहिए उसका, शोध रिपोर्ट तैयार करने का बहुत ही आधार होना चाहिए। और ऑल द टेक्निकल डेटा, सभी जो टेक्निकल जो डेटा है शुड बी अपेंडेड इन द रिपोर्ट, यानी जितने भी टेक्निकल डेटा है उसको रिपोर्ट में आपको संलग्न करना है ताकि जो आपकी रिपोर्ट पढ़ने वाला है उसको सारी चीज़ें उसके सामने हों। अ गुड रिपोर्ट शुड ऑल्सो मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, आपने उसके ऊपर अध्ययन क्यों किया, रिसर्च क्यों किया, उसका भी उद्देश्य उसे पता होना चाहिए। जैसे मैं कोरोना के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों कर रही हूँ, यानी लोगों को उसका हल मिलना चाहिए, इसके लिए कर रही हूँ, लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। एंड द स्टडी द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, द मेथड्स, उसके अलावा आपका तरीका क्या है, वो मेथड भी हमने रिसर्च मेथड के बारे में भी डिस्कशन किया है नोट्स में, तो वो मेथड भी लोगों को पता होना चाहिए। एंड एनालिसिस टेक्निक्स यूज्ड, जो आपने विश्लेषण के जितनी भी टेक्निक्स आपने यूज़ की है, ऑल दिस थिंग्स शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें जब आप लिखते हो
तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन की तरह होने चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है उसमें, शॉर्ट में आसान लफ्ज़ों में, ताकि आपका जो रीडर उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, इसीलिए रिपोर्ट फाइनल करने के वक्त क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हमने ऑप्शन के साथ देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ A detailed description of the methodology of research required in। क्वेश्चन क्या है इसमें? A detailed description यानी शोध के जो तरीके हैं उसका विस्तृत जो विवरण होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल में उसको हमको बयान करना है, एक्सप्लेन करना है कि किस चीज़ को, मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च। हमने स्पेशल डिस्कशन किया था इसके बारे में, मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च यानी मेथड यानी तरीका। अब मेथडोलॉजी यानी तरीके की स्टडी करना, आप रिसर्च में जो तरीका आप अपना रहे हो उसकी स्टडी। ठीक है, अब डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड इन, किस में ज़रूरी है, डिटेल डिस्क्रिप्शन किस में लगेगा। ठीक है, तो आपके रिसर्च में जो होता है उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन किस में होगा, थेसिस या डिसर्टेशन। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, जो डिसर्टेशन होता है, या फिर उसके बाद जो है सिंपोजियम और वर्कशॉप। सिंपोजियम यानी कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग टू डिस्कस अ टॉपिक, कोई भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में जब किसी टॉपिक को डिस्कस किया जाता है तो उसे सिंपोजियम कहा जाता है। ठीक है, देन आफ्टर वर्कशॉप, सेमिनार पेपर एंड आर्टिकल्स। सेमिनार पेपर यानी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग, यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाता है या फिर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसे सेमिनार पेपर कहा जाता है। तो क्या इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, या फिर सिंपोजियम में होगा, या फिर वर्कशॉप में होगा, या फिर कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार पेपर्स में होगा? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें जो हमारा डिसर्टेशन यानी थेसिस, ये जो होता है इसमें हम डिटेल में टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर है वो ए आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मेथडोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज़ अ मेथडोलॉजी इन रिसर्च पेपर, यानी एक शोध पेपर जो होता है, थेसिस पेपर या डिसर्टेशन जो होता है, उसमें मेथडोलॉजी क्या होती है। द मेथडोलॉजी इन रिसर्च पेपर, हमारा जो शोध का जो पेपर होता है उसमें मेथडोलॉजी क्या होती है। थेसिस पेपर और डिसर्टेशन, इट इज़ अ सेक्शन, ये ऐसा सेक्शन होता है, ऐसा हिस्सा होता है इन विच यू डिस्क्राइब द एक्शंस, इसमें आप आपकी जो क्रिया होती है, आपके जो काम होते हैं, आप उसको डिस्क्राइब करते हो, उसको बयान करते हो। यू टूक टू इन्वेस्टिगेशन, आपने जितने काम किए अपनी जो खोज करने के लिए, एंड रिसर्च अ प्रॉब्लम, जो समस्या है उसको रिसर्च करने के लिए आपने जो जो भी किया, आप उसको क्या करते हो, मेंशन करते हो, उसको बयान करते हो। एंड योर रैशनल फॉर द स्पेसिफिक processes and techniques you use with your research to identify, collect and analyze information that helps you understand the problem। अब इसमें जो होता है मेथडोलॉजी, ये क्या होता है, ये रिसर्च का वो हिस्सा होता है कि भाई जिसमें आप क्या करते हो, डिटेल में आपने जो जो भी किया खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, उसमें बयान करोगे। ठीक है, देन आफ्टर योर रेशनल यानी सेट ऑफ रीजंस, यानी रीज़न क्या है, योर रेशनल फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसेस, आपने ये जो क्रिया किया, जो प्रोसेस किए, उसका रीज़न क्या है, इसमें उसका रीज़न भी आप किस में लिखोगे, थेसिस में लिखोगे, डिसर्टेशन में लिखोगे। एंड टेक्निक्स, जो भी टेक्निक्स आपने यूज़ की, यू यूज़ विद इन योर रिसर्च में आपने इन्वेस्टिगेशन किया, जांच की, या फिर रिसर्च प्रॉब्लम लिखा आपने, या फिर आपने रीज़न बताया कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या फिर आपने जो टेक्निक्स यूज़ की उसके बारे में आप मेंशन करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ मेंशन करोगे, ना तो आप सिंपोजियम में करोगे, ना तो वर्कशॉप में करोगे, ना तो सेमिनार पेपर में करोगे, बल्कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ करोगे, आपका जो डिसर्टेशन है, जो थेसिस है, आप उसमें करोगे। ठीक है, और वो क्यों करोगे, टू आइडेंटिफाई, वो जानने के लिए, टू कलेक्ट, जमा करने के लिए, एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी है उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसको जमा करने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए। दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ताकि उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर था वो था डिसर्टेशन और थेसिस। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा।
इससे पहले हमने देखा कि डेटा जो है उसमें कई टाइप्स आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब इसमें एक जो क्वेश्चन नेट में था, दैट इज टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा इज, यानी जो थर्ड टाइप का जो डेटा होता है वो क्या होता है। ठीक है, फिल्म्स, होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स। होर्डिंग्स यानी जो लार्ज बोर्ड होता है उसे होर्डिंग कहा जाता है। ठीक है, बड़ा सा बैनर जो लगा होता है। फिल्म्स, होर्डिंग्स एंड पोस्टर, इसे टर्शियरी सोर्स कहा जाता है। या फिर गवर्नमेंट गैजेट, गवर्नमेंट के जो जर्नल्स होते हैं, मैगजीन, गैजेट यानी मैगजीन, तो गवर्नमेंट के जो मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर जनरल मैगजीन्स होते हैं, ये टर्शियरी डेटा होता है। हमने इससे पहले डेटा के ऊपर डिस्कशन किया था कि भाई अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं किसी से और उससे हम जानकारी लेते हैं तो वो कौन सा डेटा होगा, या फिर हम किसी तीसरे पर्सन से पूछ रहे हैं कि भाई उसने ऐसा ऐसा किया तो क्यों किया, तो ये कौन सा डेटा होगा। प्लस अगर हम इंटरनेट से, कंप्यूटर से सारी चीज़ें उठाते हैं तो वो कौन सा डेटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि भाई टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन फिल्म्स, होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स, देन आफ्टर सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट गैजेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, थर्ड ऑप्शन इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सोर्सेज, यानी जो जानकारी ली जाती है प्राइमरी यानी पहली जो होती है और सेकेंडरी जो सेकंड होती है, ये जो सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, दोनों की जानकारी जब जमा होती है तो उसे टर्शियरी कहा जाता है। देन आफ्टर जो फोर्थ है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पॉलिसी पेपर, पॉलिसी यानी नीति के जो पत्र होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उनसे जो जानकारी मिलती है तो क्या वो टर्शियरी सोर्स होता है। अब यहाँ पे आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको ऐसे लिखना है कि भाई ये टर्शियरी यानी थर्ड टाइप। ठीक है, तो इसमें कहीं पर टाइप नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए जो सी है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को हम जमा करेंगे तो ये क्या होगा, ये टर्शियरी सोर्स होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन इसमें क्या आएगा, ये सी आएगा। अब देखिए हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शियरी क्या होता है। प्राइमरी सोर्सेस, प्राथमिक जो स्रोत होते हैं रिसर्च में, these sources are records of events or evidence as they are first described or actually happened without any interpretation or commentary। देखिए जो प्राथमिक स्रोत होते हैं रिसर्च में वो ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो इवेंट होते हैं, जो भी घटना हुई, एविडेंस यानी जो भी सबूत हुए, एज दे आर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड और एक्चुअली हैपेंड विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन और कमेंट्री, बिना किसी के इंटरप्रिटेशन यानी किसी के बताए बिना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर फीफा वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, आईपीएल हुआ, कुछ भी हुआ, उसको हम डायरेक्टली देख रहे हैं, वो हमारे सामने हो रहा है, तो ये इवेंट है, ये घटना है। अब हमारे पास सबूत है सामने कि भाई उसमें ये आउट हुआ या फिर एक्सीडेंट ऐसे हुआ, तो जब डायरेक्टली हमारे सामने होता है तो उससे प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, प्राइमरी सोर्स का। अब हम हमारे और उस इवेंट के बीच में, उस घटना के बीच में दूसरा तीसरा कोई भी नहीं है, इसीलिए प्राथमिक होगा। ठीक है, इट इज़ इंफॉर्मेशन दैट इज शोन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ऐसी जानकारी होती है जो हम पहली बार उसको हम देखते हैं, और ओरिजिनल मटेरियल डायरेक्टली ओरिजिनल हम उसको देखते हैं, ऑन विच अदर रिसर्च इज बेस्ड, जिसके ऊपर दूसरी रिसर्च की जाती है। प्राइमरी सोर्सेज डिस्प्ले, अब जो प्राथमिक जो स्रोत होते हैं वो क्या बताते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग। ठीक है, जैसे अगर मैं मेरी कुछ सोच आपको बता रही हूँ कि भाई उसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, तो डायरेक्टली आप मुझसे सुन रहे हो, तो ये मेरी ओरिजिनल थिंकिंग है, तो ये आपके लिए प्राइमरी सोर्स होगा। रिपोर्ट ऑन न्यू डिस्कवरीज, जो भी जैसे डिस्कवरी होती है कि भाई अभी वर्ल्ड में एक नया आइलैंड जो नेक्स्ट 8th कॉन्टिनेंट उसको खोज के निकाला गया है, तो ये क्या है, जब उसकी रिपोर्ट हम पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, हमारे लिए प्राइमरी सोर्स होगा, क्योंकि डायरेक्टली इसकी रिपोर्ट आ रही है। और शेयर फ्रेश इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी हो, ठीक है, जो फ्रेश हो, वो किसी तीसरे से हमको ना पता चले, तो उसे प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। लेकिन अब देखिए इसमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी जो प्राथमिक जो स्रोत होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसमें थेसिस है, डिसर्टेशन है, जो हमारा रिसर्च होता है, स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल्स, रिसर्च बेस्ड, किसी जैसे मैं किसी चीज़ के ऊपर, चंद्रयान के ऊपर मैंने रिसर्च किया, उसके ऊपर एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा मैंने, तो वो क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट रिसर्च करके पूरा मैं हकीकत उसमें लिख रही हूँ,
ठीक है, तो ये क्या होगा, प्राथमिक स्रोत होगा। देन आफ्टर सम गवर्नमेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट की अगर कोई रिपोर्ट आती है तो वो भी ओरिजिनल होगी, क्योंकि डायरेक्टली वो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की चीज़ों को देखकर मैं लिख रही हूँ तो ये क्या होगा, मेरी जो राइटिंग होगी वो सेकेंडरी होगी। ठीक है, देन आफ्टर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, उसके बाद आता है सिंपोजिया एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, यानी सिंपोजिया यानी मीटिंग जो होती है, अगर हम किसी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की कोई मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, जब उसको जर्नलिस्ट अटेंड करते हैं तो वो क्या होगी, वो जर्नलिस्ट के लिए वो प्राइमरी सोर्स होगा, प्राथमिक स्रोत होगा। लेकिन वही जर्नलिस्ट जब वो मीटिंग को सुनकर जब न्यूज़पेपर में देते हैं उस चीज़ को, तो वो हमारे लिए सेकेंडरी हो गया। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली ओरिजिनल उसको नहीं देख रहे, हम किसी और के ज़रिए हम उसको पढ़ रहे हैं। देन आफ्टर ओरिजिनल आर्ट वर्क, इसमें ओरिजिनल हर चीज़ आएगी, पोएम्स, फोटोग्राफ्स, यानी फ़ोटो ये भी ओरिजिनल होता है। स्पीचेस, अगर मैं स्पीच दे रही हूँ तो ये भी आपके लिए ओरिजिनल होगा। लेटर लिख रही हूँ तो ये भी आपके लिए ओरिजिनल होगा। देन आफ्टर मेमोज़, मेमोज़ क्या होता है, मेमोज़ जो होते हैं रिटर्न मैसेज स्पेशली इन बिजनेस, यानी बिजनेस में जब कोई रिटर्न लिख कर मैसेज दिया जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के लिए मना करना अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई आपको यह मेमो दिया जाता है, इसके बाद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो ये रिटर्न में दिया जाता है, तो ये भी क्या होता है, ओरिजिनल होता है, इसीलिए ये भी क्या होगा, प्राथमिक स्रोत होगा। पर्सनल नैरेटिव्स, यानी हमारी ज़ाती जो कथाएँ होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, डायरीज़ होती हैं, डायरी हम खुद लिखते हैं, इसीलिए ये भी प्राइमरी होगा, ओरिजिनल होगी। इंटरव्यूज़ होगा, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जो होती है हम खुद लिख रहे हैं उसको, एंड करेस्पॉन्डेंस, संदेशावली, ये सारी चीज़ें ये उदाहरण है किसकी, प्राथमिक स्रोत की। उसके बाद जो आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, दीज सोर्सेज ऑफर एन एनालिसिस और स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। देखिए प्राइमरी सोर्स आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। अब ओरिजिनल चीज़ों को देखकर उसको रीस्टेटमेंट करना, उसको फिर से उसके बारे में लिखना, दैट इट विल बी सेकेंडरी सोर्स और सेकेंडरी स्रोत। ठीक है, तो दीज सोर्सेज ऑफर एन एनालिसिस, यानी प्राइमरी सोर्स का जो प्राथमिक स्रोत होते हैं उसका विश्लेषण होता है या फिर उसको फिर से लिखा जाता है, तो उसको सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। दे ऑफन ट्राई टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन प्राइमरी सोर्सेज, जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वो हमेशा वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, दे टेंड, जैसे मैंने अगर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड की तो मैं कहीं पर खड़ी होकर उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं ओरिजिनल चीज़ को बताने की कोशिश करी तो मैं सेकंड हो गई, क्योंकि जो फर्स्ट चीज़ थी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा वो प्राइमरी सोर्स, अब उसी चीज़ को मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं सेकेंडरी हो जाऊँगी। ठीक है, दे टेंड टू बी वर्क्स विच समराइज, यानी इसमें जो होता है ये सारांश करने की कोशिश की जाती है। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, अब उसको न्यूज़ में हर चीज़ उसको मेंशन नहीं किया जाता है, या फिर रेडियो है या फिर टीवी, उसको समराइज़ किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। इंटरप्रेट, रीऑर्गेनाइज, यानी उसी को इंटरप्रेट किया जाता है, व्याख्या की जाती है, उसको फिर से हम अच्छी से एडिट करके देते हैं, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। और अदरवाइज प्रोवाइड एन एडेड वैल्यू टू अ प्राइमरी सोर्स, यानी प्राइमरी सोर्स को हम जब अपने हिसाब से उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसे सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। देन आफ्टर सेकेंडरी सोर्स की जो उदाहरण आएगी, जो एग्जाम्पल्स होंगी, उसमें है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक कैसे आएगी, जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ठीक है, वो हमने देखी, हमने सुनी, या फिर किसी जैसे सचिन तेंदुलकर की लाइफ के बारे में अगर कोई लेसन है, ठीक है, अब तेंदुलकर वो ओरिजिनल चीज़ है, वो प्राइमरी, अगर उससे हम डायरेक्टली इंटरव्यू लेंगे तो वो प्राइमरी सोर्स होगा, लेकिन उसके बारे में मैं लिखती हूँ टेक्स्ट बुक में, मेरा लेसन आता है, तो दैट विल बी सेकेंडरी, क्योंकि मैं सेकंड हो गई यहाँ पे तेंदुलकर के बाद। एडिटेड वर्क्स, जो एडिट किया हुआ काम होता है, मैंने आर्टिकल लिख कर दिया मेरा ओरिजिनल, अब न्यूज़पेपर वालों ने उसको एडिट किया, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी हो जाएगा। बुक्स एंड आर्टिकल्स, देन आफ्टर जो बुक्स लिखे जाते हैं और आर्टिकल्स होते हैं, दैट इंटरप्रेट और रिव्यू रिसर्च वर्क्स, यानी ऐसी बुक्स, ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो इंटरप्रेट करते हैं, जो हमें बताते हैं और रिव्यू करते हैं। रिव्यू आपको पता होगा, कोई भी बुक के बारे में रिव्यू किया जाता है, भाई वो बुक बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर ये नहीं था,
ठीक है, या फिर कोई फिल्म के बारे में उसमें ये गलती है, उसमें ऐसा है, उसमें है, तो उसको रिव्यू कहा जाता है। तो किसी भी बुक या आर्टिकल के बारे में जब रिव्यू पेपर यानी ओरिजिनल चीज़ को देखकर फिर से कोई और लिखता है तो वो सेकेंडरी हो जाता है। हिस्ट्रीज, देन आफ्टर बायोग्राफीज। देखिए ऑटोबायोग्राफी यानी खुद से लिखना, लेकिन बायोग्राफी अगर मैं शाहरुख खान के बारे में लिखती हूँ तो वो बायोग्राफी होगी, तो मैं सेकेंडरी हूँ, ओरिजिनल चीज़ को देखकर मैं लिख रही, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? सेकेंडरी सोर्सेज। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी यानी किसी भी लिटरेचर की जो बुक है उसके ऊपर हम जब हमारा व्यू बताते, हमारी राय बताते कि भाई उसमें ये गलतियाँ हैं, तो ये भी सेकेंडरी होगा। एंड इंटरप्रिटेशन, रिव्यूज़ ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेशन, जो कानून की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में रिव्यू देना कि भाई कानून या पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, वो भी सेकेंडरी होता है। पॉलिटिकल एनालिसिस एंड कमेंट्रीज, राजनीतिक जो विश्लेषण होता है, या फिर क्रिकेट की कमेंट्री, जैसे क्रिकेट चल रहा है ओरिजिनल कहीं पर, आप उसकी जो कमेंट्री है वो अगर रेडियो पर सुनते हो तो ये क्या होगा? कमेंट्री। और आप सेकंड पर्सन से सुन रहे हो, उसका मतलब ये कि वो सेकेंडरी सोर्स होगा, ठीक है। देन आफ्टर टर्शियरी, जो हमारा मेन क्वेश्चन है टर्शियरी सोर्सेज के बारे में। तो टर्शियरी सोर्सेज क्या होते हैं? अब उसमें जो ऑप्शन था हमारा कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो सोर्सेज होते हैं वो टर्शियरी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें टर्शियरी सोर्सेज, दीज आर सोर्सेज दैट इंडेक्स। देखिए ये रिसर्च की सारी चीज़ें हैं, रिसर्च में ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। इंडेक्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, और उसमें ये बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो टर्शियरी सोर्सेज में जो होता है इंडेक्स जो होता है, जो लिस्ट होती है टॉपिक्स की, ठीक है। देन आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी जो शॉर्ट समरी होती है, शॉर्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइज, उसको मैनेज किया जाता है, ऑर्डर में किया जाता है, संगठन किया जाता है। कंपाइल यानी उसका संदर्भ किया जाता है, उसको जमा किया जाता है। और डाइजेस्ट अदर सोर्सेज यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को मिलाकर जो तीसरी चीज़ें होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी सोर्सेज। सम रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस यानी हवाला जो दिया जाता है, ठीक है। जैसे मेरी बुक से आप कोई सेंटेंस ले रहे हो, कोई डायलॉग ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, अब आप अपनी बुक में, अपने रिसर्च में उसको मेंशन करोगे तो वो टर्शियरी सोर्स होगा, ठीक है। देन आफ्टर टेक्स्ट बुक्स आर, देखिए टेक्स्ट बुक अभी हमने सेकेंडरी में डिस्कशन किया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिलाकर टर्शियरी सोर्स होता है। देन आफ्टर व्हेन देयर चीफ पर्पस इज टू लिस्ट, यानी जो टर्शियरी सोर्स होता है उनका मेन जो मकसद होता है, जो उद्देश्य होता है, यानी उसकी लिस्टिंग करना, उसको लिस्ट में बनाना। समराइज यानी उसको शॉर्ट करना। और सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मोदी जी की जो कॉन्फ्रेंस है या फिर इंटरव्यू है, अब वो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, तो हम न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो काम की चीज़ें होगी उसको एडिट करके हम शॉर्ट में देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? अब सेकेंडरी भी है और वो टर्शियरी भी, ठीक है। देन आफ्टर सिंपली रीपैकेज आइडियाज़, रीपैकेज यानी जो भी आइडियाज़ हैं उनको रीपैकेज करना, उनको फिर से अरेंज करना, अपने हिसाब से बना के पेश करना, उसे टर्शियरी सोर्सेज कहा जाता है। अदर इंफॉर्मेशन, टर्शियरी सोर्सेज आर यूजुअली नॉट क्रेडिटेड टू अ पर्टिकुलर, जैसे अगर न्यूज़पेपर में बहुत सारे मेरे आर्टिकल हैं, आपके आर्टिकल हैं, ठीक है, और मोदी जी के आर्टिकल है, तो ये क्या हो गया? किसी एक का नहीं है, वो बहुत सारे लोगों का है, इसीलिए वो टर्शियरी कहलाएगा, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शियरी सोर्सेज। अब इसमें जो उदाहरण है कि टर्शियरी सोर्सेज में क्या क्या आएगा? डिक्शनरीज, डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी यानी शब्दकोश जो होता है, और इंसाइक्लोपीडियाज यानी ज्ञानकोश होता है। ये सेकेंडरी भी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, मैं जमा करके उसको शब्दकोश बना रही हूँ, उसको ज्ञानकोश बना रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। आफ्टर अल्मनैक्स,
अल्मनेक्स क्या होता है? इट इज़ एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट होते हैं, यानी ऐसा कैलेंडर जिसमें बहुत सारी जानकारी उसमें शामिल होती है कि भाई ये तारा उस वक्त यहाँ पर आएगा, या फिर जो टाइड टेबल्स होते हैं, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल चांद निकलेगा, जो भी है। तो वो जो कैलेंडर होता है, अब ये भी बहुत सारी जानकारी को लेकर हम उस कैलेंडर को रेडी करते हैं, तो ये भी टर्शियरी सोर्स होगा। फैक्ट बुक्स, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम तथ्य और जो फैक्ट्स है, जो हकीकत बताते हैं, वो ऐसी बुक को, वो भी क्या कहलाएगी? दैट इज़ टर्शियरी सोर्सेज। देन आफ्टर विकीपीडिया, विकीपीडिया आपको सबसे अच्छे से पता होगा। विकीपीडिया पे भी जितनी जानकारी वो हर कहीं ना कहीं से ली जाती है, तो वो ओरिजिनल नहीं होती, इसीलिए वो भी टर्शियरी कहलाएगी। बिब्लियोग्राफीज़, बिब्लियोग्राफी यानी लिस्ट ऑफ बुक्स इन रिसर्च, आपके रिसर्च में आपने कहाँ से कौन सी बुक में से क्या लिया, उस बुक का नाम होता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखना है मैंने आपको ये भी समझाया था। ठीक है, तो वो बिब्लियोग्राफी जो होती है वो टर्शियरी सोर्स है, क्योंकि आप कहीं से लेकर अपने रिसर्च में लिख रहे हो, ओरिजिनल नहीं है वो। ठीक है, तो आप तीसरी जगह उसको बता रहे हो, उसको मेंशन कर रहे हो, इसीलिए ये भी जो टर्शियरी जो सोर्सेज उसकी एग्जांपल आएगी। देन आफ्टर डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज जो होती है, जो डायरी होती है जिसमें फ़ोन नंबर्स होते हैं या फिर एड्रेस होता है, वो भी टर्शियरी। जैसे मेरा एड्रेस वो ओरिजिनल है, लेकिन वो डायरेक्टरी में जब लिखा जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो टर्शियरी। गाइड बुक्स, जैसे आप ताजमहल आप विज़िट कर रहे हो, उसके बारे में जो गाइड बुक आपको मिलता है, तो वो भी क्या है? वो कहीं से जानकारी लेकर उसमें लिखा गया है, तो वो भी टर्शियरी होगा। मैनुअल्स हैं, यानी जो बुकलेट आता है, मैनुअल्स, हैंडबुक, छोटे छोटे जो हैंडबुक्स आते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं, यानी इन शॉर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को लेकर क्या मिलता है? दैट इज़ टर्शियरी सोर्सेज। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। शोध तत्वज्ञान का सीधा अनुप्रयोग वाली शोध धारा है, यानी रिसर्च स्ट्रीम, यानी जो हम रिसर्च अप्लाई करते हैं टू इमीडिएट एप्लीकेशन, वो कौन सा रिसर्च है? यानी ऐसा रिसर्च हम फ़ौरन, जो तुरंत हम अप्लाई करते हैं, ऐसी कौन सी रिसर्च है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टॉपिक को ध्यान देना है, इसमें वर्ड क्या है? इमीडिएट एप्लीकेशन, ऐसा रिसर्च जिसको हम डायरेक्टली और तुरंत अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कंसेप्चुअल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च यानी जो तसव्वुराती होता है, जो कल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है, जो सोच होती है। ठीक है, देन आफ्टर एक्शन रिसर्च, अब कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट से बना हुआ है, इमेजिनेशन होता है, कल्पना होती है, तो ये नहीं हो सकता, उसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट एक्शन, एक्शन यानी काम करना, यानी अप्लाई करना, ये हो सकता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको टॉपिक नहीं पता है, आपको याद नहीं है कि टॉपिक क्या है, तो आपको ट्रिक लगाना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस वर्ड से रिलेटेड कौन सा वर्ड है ऑप्शन में। कंसेप्ट, कंसेप्चुअल, कंसेप्ट से बना हुआ, यानी सोचना, तो क्या हम सोच को अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, 90% नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। देन आफ्टर एक्शन, एक्शन यानी काम करना, यानी एक्शन काम करना यानी अप्लाई करना, तो ये ऑप्शन हो सकता है। देन आफ्टर फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल यानी बेसिक, अब बेसिक में कौन सा, ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि बेसिक यानी क्या। एम्पेरिकल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च यानी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी अनुभव पर जो आधारित होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इमीडिएट एप्लीकेशन, इससे मिलता जुलता हमें यही मिल रहा है, एक्शन, इसीलिए इसका जो आंसर है वो एक्शन रिसर्च होगा। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमने इससे पहले देखा है नोट्स में कि भाई रिसर्च क्या होता है, एक सिस्टम से किया हुआ एक इन्वेस्टिगेशन होता है, एक जांच होती है, अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज, ऐसा रिसर्च, ऐसा सिस्टम जिसमें आप नई जो जानकारी है उसको खोज करते हो। रिसर्च इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज सर्चिंग फॉर, यानी रिसर्च वो भी होता है जिसमें हम ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी को हम जमा करते हैं, यूजुअली टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन या फिर किसी भी समस्या की जो आंसर है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। ईच रिसर्च स्टडी हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक पर्पस, हर रिसर्च का जो है एक खास मकसद होता है, उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसमें जो है एक्शन रिसर्च जो आपका आंसर है,
इट्स प्राइमरी एम टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। देखिए एक्शन रिसर्च का जो मकसद ही होता है कि उसको तुरंत से अप्लाई करना, ठीक है। इट इज़ साइक्लिकल इन नेचर, ये चक्रिक होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेटिव रिसर्च टू स्टडी ह्यूमन एक्शंस एंड सोशल प्रैक्टिसेस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द रिसर्चर। अब इसमें आपको ये समझना है कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेटिव, यानी ये क्या होता है, ये एक शक्ल होती है, एक फॉर्म होता है। इंटरप्रिटेटिव यानी व्याख्यात्मक, ये एक्सप्लेन करता है। टू स्टडी ह्यूमन एक्शन, यानी इंसान जो है उसका जो एक्शन है, उसका जो काम है, ठीक है, उसकी जो क्रिया है, उसका जो रद्द-ए-अमल है। एंड सोशल प्रैक्टिसेस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द रिसर्चर यानी सोशल प्रैक्टिसेस, आपके समाज में जो भी चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, उस वक्त जो मानव होता है, जो इंसान होता है, उसके ऊपर रिएक्शन क्या होता है, तो उस एक्शन की स्टडी करता है ये एक्शन रिसर्च विद द पार्टिसिपेशन ऑफ रिसर्चर, यानी रिसर्चर के भागीदारी से उसको रिसर्च करता है। इट इज़ अप्लाइड रिसर्च ऑब्वियसली। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, इसीलिए जो एक्शन रिसर्च होता है इसको अप्लाइड रिसर्च भी कहा जाता है। मे बी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई ये कौन से रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि अप्लाइड जो रिसर्च होता है एक्शन रिसर्च को भी बोला जाता है। देन आफ्टर विच इज़ फोकस्ड ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है तुरंत उसको अप्लाई करना, नॉट टू डेवलप एनी थेरी, किसी कोई थेरी बनाने के लिए नहीं, फॉर जनरल एप्लीकेशन। जैसे मैंने अगर कोरोना पे रिसर्च किया, ठीक है, अब मैं एक्शन रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे मेरी फाइंडिंग्स मिली, जो खोज मैंने किया, तो उसको डायरेक्टली मैं अप्लाई करूँगी। जो मेडिसिन हो सकता है मैंने खोज कर निकाली हो, तो मैं उसको अप्लाई करूँगी, यानी लोगों को उसको मैं पहुँचाऊँगी। तो उससे क्या होगा, ये जनरल एप्लीकेशन होगा, यानी मैंने अपना रिसर्च तुरंत अप्लाई कर दिया, जिससे लोगों का फ़ायदा होगा। इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च टू एजुकेशन प्रॉब्लम्स इन अ पर्टिकुलर क्लासरूम सेटिंग, यानी इसमें कोई क्लास के लिए कोई थेरी काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से हम एक्शन लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में अजीब अजीब स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, किसी का लेवल बहुत ज़्यादा, किसी का लेवल बहुत कम, या फिर किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर किसी को कोई थेरी काम नहीं आएगी कि भाई आपको पोलाइट बात करना है, आपको ऐसे करना है, नहीं, ये थेरीज काम नहीं आएगी। यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि उस सिचुएशन, क्लास की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें स्टूडेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा। कि भाई जो अच्छे स्टूडेंट हैं हम उसको राइटिंग वर्क दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जो वीक स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा वीक है, हम उनको अलग से लेकर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थेरी काम नहीं, यानी एक्शन रिसर्च को तुरंत अप्लाई करना, दैट इज़ मेन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है, द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर to understand how people create meanings in the natural settings is identified as। सबसे पहले आपको सुकून से क्वेश्चन पढ़ना है कि भाई क्वेश्चन क्या है। द रिसर्च अप्रोच, शोध की जो दृष्टिकोण है, किसकी, मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर की जो दृष्टिकोण है रिसर्च को लेकर, उसका जो अप्रोच है, टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल, यानी समझना जो लोग हैं, टू क्रिएट हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स, लोग मतलब कैसे निकालते हैं, इन नेचुरल सेटिंग्स, यानी जो प्राकृतिक जो सिचुएशन होती है, जो नेचुरल सिचुएशन, जो माहौल होता है, उसमें लोग उसकी मीनिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको क्या माना जाता है, दैट इज़ पॉजिटिव पैराडाइम, क्रिटिकल पैराडाइम, नेचुरल पैराडाइम, या फिर इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम। पॉजिटिव, अब यहाँ पे क्या आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। क्रिटिकल यानी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़, नहीं। देन आफ्टर नेचुरल पैराडाइम, ये भी नहीं होगा क्योंकि कोई नेचुरल चीज़ हमको समझ में नहीं आती। इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम। अब ये कैसे होगा, ये हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए, व्हाट इज़ द रिसर्च पैराडाइम, एक शोध जो प्रतिमान, वो क्या होता है। रिसर्च पैराडाइम्स refer to the beliefs and assumptions that provide the structure of your research। रिसर्च, अब पैराडाइम यानी जो मॉडल होता है, रिसर्च का जो मॉडल होता है, दैट रिफर यानी वो बताता है, वो मेंशन करता है, टू द बिलीव्स एंड अजम्पशंस। बिलीव्स यानी जो आपका विश्वास है, आपके जो एजम्पशन है, जो परिकल्पना है, जो आपने सपोज किया। इसमें रिसर्च में हमने हाइपोथेसिस देखा कि आपको सपोज करना पड़ता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो जो आपका रिसर्च का जो मॉडल है, वो आपका जो विश्वास, यानी आप क्या सोचते हो कि आगे क्या होगा,
फिर आपका जो एजम्पशन है, जो आपकी परिकल्पना है, वो क्या होगी वो भी बताएगा। दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ योर रिसर्च, यानी वो संरचना आपके रिसर्च की बताता है, फ्रेमवर्क बताता है। दीज कैन बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर डिसिप्लिन, आपका जो विषय है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, विशेषता होगी। और इवन योर पर्सनल बिलीव्स, यानी आपका ज़ाती विश्वास क्या है रिसर्च को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम उसकी उदाहरण देखते हैं, इफ़ योर रिसर्च डिसिप्लिन इज़ एजुकेशन, जैसे अगर आपके जो रिसर्च का जो विषय है वो अगर एजुकेशन है, वो शिक्षा है, एंड यू आर लुकिंग एट द इफेक्ट्स ऑफ पेरेंटल लिटरेसी रेट्स ऑन द लिटरेसी और एकेडमिक सक्सेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। जैसे यहाँ पर अगर आपका सोचना है, आप विश्वास रखते हो कि भाई जो पेरेंटल लिटरेसी रेट है, यानी आपका जो टॉपिक है वो शिक्षा है। अब यहाँ पर आप ये अजम्पशन करते हो कि भाई अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, जो माँ बाप है अगर वो पढ़े लिखे होते हैं तो उनके बच्चे ज़्यादा कामयाब होंगे। तो क्या ऐसा है? यानी वो एजुकेशन में बहुत अच्छे होंगे, ऐसा है? यू विल नॉट एक्सपेक्ट सच अ डेफिनेट रिजल्ट, आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, इसमें ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि भाई जो ड्राइवर का बेटा या फिर सब्ज़ी बेचने वाले का जो बेटा है वो यूपीएससी पास कर लिया, वो आईएएस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे रिजल्ट का की उम्मीद नहीं कर सकते। एंड यू मे बी एग्जामाइनिंग योर टॉपिक, आप क्या करते हो, अपना जो विषय है उसको एग्जामाइन करते हो, उसकी जांच करते हो फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे एंगल से आप उसको देखते हो, सच एज कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक, कि भाई अगर मेरा सोचना ऐसा है तो क्या हमारे समाज में ऐसा होता है क्या, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसा ना हो तो भी वो ज़्यादा पढ़ लेता है, सही है। तो यहाँ पर आप ऐसा कोई भी मतलब उसको डेफिनेट रिजल्ट आप उम्मीद नहीं कर सकते। योर फाइंडिंग्स विल देन डिपेंड ऑन दोज अजम्पशन, ठीक है, हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी खोज होती है, अगर जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हमें हाइपोथेसिस करना पड़ता है कि आगे जाके ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी फाइंडिंग जो खोज है वो डिपेंड होगी, वो बेस होगी, किस पे बेस होगी, ऑन दोज अजम्पशन, वही अजम्पशन को लेकर, वही कल्पना को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और बिलीव्स एंड बायसेस। लेकिन जो हमारा डेटा होता है उसको विश्लेषण करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि भाई उसमें सही क्या है, ठीक है। उसमें जो है की पॉइंट्स, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ बिलीव्स एंड अंडरस्टैंडिंग अपॉन, अगर आप एजम्पशन करते हो, सोचते हो कि भाई ऐसा हो सकता है, तो इससे आपको क्या मिलता है, एक संरचना मिलती है, एक फ्रेमवर्क मिलता है आपके विश्वास का, और अंडरस्टैंडिंग्स अपॉन विच द रिसर्च प्रोजेक्ट थेरीज एंड मेथड्स आर बेस्ड, और उसके ऊपर आपका रिसर्च पूरा आधारित होता है, ठीक है, कि भाई हमको ऐसा रिजल्ट और कंक्लूजन मिल सकता है, तो उसकी बेस पे आप आगे बढ़ते हो रिसर्च करने के लिए, ठीक है। उसमें जो होता है पॉजिटिविज्म पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि पॉजिटिविज्म जो होता है, जो भी चीज़ें साइंस से साबित होंगी हम उस पर भरोसा करेंगे। साइंस ने जिस चीज़ को प्रूफ कर दिया, तो ये जो पॉजिटिविज्म जो एज था, जो दौर था, उसमें जो लोग थे वो साइंस पर भरोसा करते थे, उस दौर को पॉजिटिविज्म कहा जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म इज़ अ फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट होल्ड्स दैट सोशल फिनोमेना शुड नॉट बी रिसर्च यूजिंग नेचुरल साइंस मेथड्स, यानी जो पॉजिटिविज्म है ये एक अप्रोच है, ये दृष्टिकोण है, दैट होल्ड्स दैट, इसमें क्या माना जाता है कि जो सोशल फिनोमेना होता है, जो सामाजिक प्रक्रिया होती है, शुड ओनली बी रिसर्च, उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग नेचुरल मेथड साइंटिफिक मेथड्स, यानी जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उसके ज़रिए ही, मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिविज्म क्या होता है, अगर साइंस प्रूफ करता है देन आफ्टर दैट विल बी पॉजिटिविज्म। अब उसमें जो है ऑगस्ट कॉमेट इज़ रिनाउंड एज फादर ऑफ पॉजिटिविज्म, जो ऑगस्ट कॉमेट था उसने ही पॉजिटिविज्म को स्टार्ट किया, ठीक है, इसीलिए उसको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहा जाता है। ही डिक्लेयर्ड दैट, उसने क्या किया कि 1800s, इसकी जो पूरी जो सदी थी, इसका जो दशक था, उसने उसको क्या किया, पॉजिटिविस्टिक उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये पूरी जो दशक था ये पॉजिटिविस्टिक था, यानी इसमें जो लोग थे वो क्या करते थे, वो साइंस पे बिलीव करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इंटरप्रिटेटिव, जो हमारा आंसर है, इंटरप्रिटेटिव क्या होता है, इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम, यानी ये जो मॉडल होता है ये फोकस करता है, ये हाईलाइट करता है, उजागर करता है ऑन द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना। देखिए जो इंटरप्रिटेटिव होता है, जो हमारा जो सामाजिक जो फिनोमेना होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको उजागर करता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु आर इन्वॉल्व इन देम, यानी जो उसमें शामिल होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो
इंटरप्रेटेटिव जो पैराडाइम है, जो मॉडल है, ठीक है, व्याख्यात्मक जो मॉडल है वो उसको उजागर करता है, यानी स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना, यानी जो सामाजिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको उजागर करता है। मैक्स वेबर वॉज अ लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ इंटरप्रिटेटिविज्म। मैक्स वेबर जो था वो प्रोपोनेंट यानी हु एडवोकेट्स अ थ्योरी, यानी जो इंटरप्रिटेटिविज्म जो लाने वाला था वो था मैक्स वेबर, ठीक है। ही सेड दैट सोशल बिहेवियर शुड बी स्टडीड इन इंटरप्रिटेटिव मेथड्स, यानी उसका ये कहना था कि जो सामाजिक जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो कैसे करना चाहिए, इन इंटरप्रिटेटिव मेथड, यानी सोशल फिनोमेना के हिसाब से उसको स्टडी करना चाहिए। फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द पर्पस एंड मीनिंग दैट पीपल अटैच टू देयर ओन एक्ट्स, यानी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मकसद और मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये किसका कहना था, ये मैक्स वेबर। और यही इंटरप्रेटेटिव यानी सोशल फिनोमेना, यानी सामाजिक प्रक्रिया को समझना, ठीक है। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो इंटरप्रेटेटिव होगा। आज हम यहाँ यहीं तक देखेंगे, उसके बाद जो कल है इसके नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे और उसके जो सॉल्यूशन है वो भी समझ गया होगा, ठीक है। इसमें देखिए आगे के जो ऑप्शन एक और है, क्रिटिकल एंड अल्टरनेटिव सोशल पैराडाइम हुज गोल इज टू एनालाइज एंड स्टडी द जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटस को इन सोसाइटी, यानी क्रिटिकल। इसमें जो होता है एक और ऑप्शन हमारा जो था वो था क्रिटिकल एंड अल्टरनेटिव सोशल पैराडाइम, यानी समाज में स्थिति की जो प्रतिविधि होती है उसका विश्लेषण और अध्ययन करने का जो उद्देश्य रखने वाली एक वैकल्पिक सामाजिक परिदृश्य होती है वो, ठीक है। ये सोशल पैराडाइम होता है जिसका जो मकसद होता है टू एनालाइज यानी विश्लेषण करना, टू स्टडी जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेटस को यानी जो पुराना जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पुराना जो निज़ाम है, ठीक है, पुराने निज़ाम को समझने के लिए जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, ठीक है, तो उसको क्रिटिकल ये पैराडाइम कहा जाता है, ठीक है। इसमें सोशल फिनोमेना नहीं आता। देन आफ्टर प्रोवाइड अल्टरनेटिव नॉलेज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बेटर सोशल ऑर्डर, ये क्या करता है, आपको देता है अल्टरनेटिव नॉलेज यानी जानकारी देता है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बेटर सोशल ऑर्डर, यानी एक सामाजिक ऑर्डर उसको बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखने के लिए आपको उसकी जानकारी देता है। अब इसका जो क्रिटिकल जो पैराडाइम था ये शुरू करने वाला जो था स्टुअर्ट हॉल, इसके जो काम थे क्रिटिकल डायलॉग्स इन कल्चर स्टडीज़, यानी इसकी बुक का नाम था ये क्रिटिकल डायलॉग्स इन कल्चर स्टडीज़ कंट्रीब्यूटेड टू द क्रिटिकल पैराडाइम। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी क्रिटिकल पैराडाइम के बारे में, ये उसके ऊपर लिखी हुई बुक है, ठीक है। और उसी में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म इज़ द बिलीफ इन जेंडर इक्वालिटी। फेमिनिस्ट आपने बहुत बार पढ़ा होगा। फेमिनिस्ट यानी इक्वालिटी, नारीवादी, सामाजिक, आर्थिक और यानी हर जगह लेडीज़ को इक्वल स्टेटस देना, ठीक है, तो उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। फेमिनिज्म इज़ द बिलीफ यानी ऐसा विश्वास होता है ये इन जेंडर इक्वालिटी इन सोशल, हर जगह लेडीज़ को इक्वल स्टेटस देना, ठीक है। इट ट्राइज टू इल्यूसिडेट द फीमेल अप्रोच टू द प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। एल थॉम्सन एड्रेसेस द बेसिक क्वेश्चन अराउंड द फीमेल, यानी जो एल थॉम्सन था उसने क्या किया, ही एड्रेसेस यानी उसने बयान किया द बेसिक क्वेश्चन अराउंड द फीमेल, यानी ही गेव, इसने लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और उसने बल्कि क्वेश्चन भी किया और वो बहुत ज़्यादा फेमस है लेडीज़ को लेकर। वेयर इज सेंट्रल क्वेश्चन दैट, सबसे उसका मेन क्वेश्चन, कैन वन बी बोथ अ साइंटिस्ट एंड अ फेमिनिस्ट, कि क्या कोई एक व्यक्ति साइंटिस्ट और फेमिनिस्ट दोनों हो सकता है। इसका मतलब ये कि जो लोग हैं वो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, उसके ऊपर ये पूरी थ्योरी थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।